पीछे तक। देखो बेटा, हम बात करते हैं एंशिएंट पेसेज की। किसकी बात करते हैं? कितने नंबर का आता है? 10वीं की क्लास की अगर बात करें तो कितने नंबर का? 10। 12वीं में भी कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। 10वीं में क्या होता है? 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आ जाते हैं। 12वीं में डायरेक्टली एक प्रश्न आ जाता है 10 नंबर का। ठीक है, मैं दोनों क्लासों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें दोनों क्लासों को टारगेट रख के पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एंशिएंट पेसेज को हल करने के पीछे हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, कैसे हम एंशिएंट पेसेज को सोल्व कर पाएंगे आसानी से। देखो, मैं सीधी सी बात बताऊं कि कोई भी प्रश्न अगर बनाया गया है, कोई भी प्रश्न अगर बनाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा डिफिकल्ट होगा, कभी नहीं हो सकता। एक रेशो चलता है कि भाई हमें 40% बहुत इजी रखना है, 40% मॉडरेट रखना है और 20% जो है वो हमें रखना है डिफिकल्ट लेवल का। इसी रेशो के बेस पर सारे पेसेज जो है वो बनाए जाते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, सोच लेते क्या पेसेज तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, हमसे आंसर नहीं आएगा। बड़ा भी होता है, लिखा हुआ भी बहुत ज्यादा लिखे होते हैं, 200, 250, 300 शब्द में लिखा होता है, तो पढ़ना बहुत बड़ी समस्या होती है। हम सोचते क्या कभी पढ़ेंगे इसको, कभी आंसर निकालेंगे, कितना माथापूरी करेंगे, इससे बड़े आप तो तुक्के मार के आ जाए। क्या करते हैं? और अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, इसमें तुक्के मार रहे हैं काम करते हैं। तो उनको लगता है कब पढ़ेंगे कब उत्तर देंगे, तुक्के मार दो। क्या कर दो? तो तुक्के नहीं मारना है। चलो छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है, उसके बेस पे आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ उनको फोकस करना है, अपने आप आपके एंशिएंट पेसेज जो सोल्व है। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई कि सारे प्रश्न डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डिक्टो डिक्टो पैसेज में से हमें फाइंड आउट हो जाते हैं। डिक्टो डिक्टो पैसेज में से हमें फाइंड आउट हो जाते हैं कि ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? इतना क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हमें कैसे सोल्व करना है। देखो, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, दोनों ही क्लासों के लिए हमें पैसेज को पहले नहीं पढ़ना। पहले क्या पढ़ना है बेटा? प्रश्न को। एक बार जितने भी प्रश्न आए, 4-5 प्रश्न आए, बड़े 10 प्रश्न आए, 10 प्रश्न को या 5 प्रश्नों को सरसरी निगाह से पढ़ना है। सरसरी निगाह से पढ़ने का मतलब कि खाली वाली एक बार देख लो उसमें प्रश्न क्या है। जब एक बार आप देखोगे तो आपके माइंड में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो लग जाएंगे हाँ इसका आंसर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, इसका आंसर तो मैं ढूंढ दूंगा, इसका आंसर तो मैं ढूंढ दूंगा। हमें 10 प्रश्न में से बड़े मिले खाली 3 प्रश्न। कितने प्रश्न मिले? 3 प्रश्न। 3 प्रश्न ऐसे मिले कि हम डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे उसका। ठीक है, प्रश्न पढ़ के हमें लग रहा है कि हम आंसर निकाल देंगे, तो 3 प्रश्नों को टारगेट करो। पहले 3 प्रश्नों को टारगेट करना है। अब टारगेट कैसे करना है? टारगेट का मतलब ये है कि प्रश्न को, हर एक प्रश्न को जो हम ढूंढ रहे हैं आंसर, जिस प्रश्न का आंसर हम ढूंढ रहे हैं उस प्रश्न को कितनी बार पढ़ो बेटा? 3 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 3 बार। प्रश्न को 3 बार पढ़ने के बाद उसके जो ऑप्शन है उसको भी कम से कम 3 बार पढ़ो। प्रश्न को पढ़ने को बोल रहा हूँ, पैसेज को पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ। प्रश्न को कम से कम 3 बार पढ़ो। प्रश्न को 3 बार तुम पढ़ोगे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, उसको समझने की कोशिश करो क्या पूछ रहा है प्रश्न, प्रश्न पूछ क्या रहा है। सारे WH वर्ड हमें पता होना चाहिए है ना, किस WH वर्ड का क्या मतलब होता है, उसका आंसर कैसे देते हैं। जैसे वेन का मतलब कब होता है, कब का उत्तर हम समय से देते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। वाई मतलब क्यों मतलब कोई रीजन बताना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने WH वर्ड का एक वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना एग्जाम से पहले एक बार, उसको देख लोगे तुम्हें सारे WH वर्ड समझ में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं पैसेज को सोल्व करने के अप्रोच के ऊपर, हमें कौन सी अप्रोच रखना है। तो यू मस्ट हैव द ग्रेट को सोसाइटी वाला हम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल पैसेज है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा अशोका इंपीरियल, ये कर लेंगे अशोका वाला, बताओ ये करें? चलो इसको कर लेना अशोका इंपीरियल वाला। देखो ये पैसेज है, सुन लेना। क्या करूंगा मैं? पैसेज को पढ़ूंगा क्या? बताओ पैसेज को पढ़ूंगा क्या? नहीं पढ़ूंगा। पहले क्या पढ़ूंगा मैं? प्रश्न को। यहाँ से प्रश्न आ गया कि हु प्लांटेड शेडी ट्रीज, किसने शेडी। अच्छा पहले हिंदी करने की कोशिश करो, मैं तो टीचर हूं तो मैं डायरेक्टली हिंदी कर पा रहा हूँ, तुम नहीं कर पाओगे, तो पढ़ो फिर से एक बार पढ़ो। हु प्लांटेड शेडी ट्री, हु प्लांटेड शेडी। अच्छा हु का मतलब होता है कौन, और किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना। चलिए ठीक है, वो यार समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब प्रश्न को कितनी बार पढ़ना बेटा? 3 बार पढ़ना। पढ़ लिया हु प्लांटेड शेडी ट्री, थोड़ा समझ में आया? थोड़ा समझ में। अगर तुम्हें समझ में नहीं आए, कोई प्रश्न बहुत बड़ा आ जाए, जैसे ये देखो है ना कि विच प्लांट वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर ऑफ झेलम। चलो हिंदी नहीं बताऊंगा मैं कि विच प्लांट आर प्लांटेड इन, कौन सा प्लांट जो प्लांटेड किए गए झेलम के बैंक पर। झेलम के बैंक पर अभी हमें हिंदी पता नहीं, बैंक का मतलब क्या होता है, प्लांटेड का मतलब क्या होता है, प्लांट का मतलब क्या है, हमें किसी का हिंदी पता नहीं। मान लो हमें किसी का भी हिंदी पता नहीं, हमें खाली ये करना है कि विच प्लांट, ये विच तो पता है ना, विच यानी कौन से प्लांट जो है प्लांटेड किए गए बैंक ऑफ झेलम, झेलम जो है उस नदी के, ये नदी समझ में आ गई ना, झेलम नदी के वहां पर जो है कौन से प्लांट जो उसको प्लांट करने की बात करें, प्लांट को प्लांट करने की बात करें। ये इतना पड़ा। अब क्या होता है कभी कभी हमें है ना इतनी बड़ी लाइन याद नहीं रहती, क्या हमें ढूंढना है, क्या हमें ढूंढना है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, जब हमें इतनी बड़ी लाइन याद ना, क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम कर सकते हैं अपनी रफ कॉपी, अपनी जो मेन कॉपी ना एग्जाम कॉपी, उसके पीछे रफ वर्क लिख के हम इस प्रश्न को शॉर्ट में लिख सकते हैं कि प्लांट प्लांटेड रिवर झेलम।
ये शॉर्ट में लिख देंगे, प्लांट, प्लांटेड, रिवर, जेनम, या पूरा ही प्रश्न तुम तो लिख लो, भले चाहो तो पूरा प्रश्न लिख लो। पूरा प्रश्न लिख लिया, अब फिर से प्रश्न को पढ़ के हर एक ऑप्शन को कितनी बार पढ़ेंगे बेटा? 3 बार पढ़ेंगे। हर एक ऑप्शन को कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। और पैसेज के अंदर से हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी कि कहां पर ये बातें लिखी हुई है, कहां पर ये बातें लिखी हुई है। जहां पर ये बातें लिखी हुई है वो टारगेट सेट करके हमें आंसर निकालने का काम करना है, वो टारगेट सेट करके हमें आंसर निकालने का काम करना। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? पहले प्रश्न को कितनी बार पढ़ना था बेटा? 3 बार पढ़ना। उसका क्या कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा प्रश्न हो, समझ में नहीं आ रहा हो, याद नहीं रह रहा हो, माइंड में नहीं बैठ रहा हो, क्या पूछा है तो उसको रफ में लिख सकते हैं। लिखने के बाद ऑप्शन को 3-3, 4-4 बार पढ़ो और फिर पैसेज को जाओ, फिर पैसेज के ऊपर जाओ। तो मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं अभी, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। हु प्लांटेड शेडी ट्रीज? हु प्लांटेड, ऑप्शन है बेटा सिकंदर। क्या है ऑप्शन? सिकंदर। फिर क्या है बेटा? अशोक। फिर क्या है? महाराणा प्रताप। और फिर कौन है? हैदर अली। ये समझ में आ गया? चलो अब पैसेज पर चलते हैं, आ जाओ पैसेज पर। ये आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, प्लांटेड शेडी ट्री ढूंढना है। क्या ढूंढना है? प्लांटेड शेडी। प्रश्न बताना, वो प्लांटेड शेडी ट्री, तो प्लांटेड शेडी ट्री एम्परर वसंत अर्लियर इंडियन मोनार्क ऑफ प्लांटेड शेडी ट्री। आ गया? चलिए, तो ये कहां से शुरू है बेटा? यहां से शुरू है। फुल स्टॉप कहां पर बेटा? यहां पर। हमें फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक का मामला देखना है। कहां तक का देखना है? फुल स्टॉप से फुल स्टॉप। तो यहां से शुरू था और यहां तक मैंने देखा तो इसमें किसी का नाम नहीं आया, खाली किसका आया? क्या ऑप्शन में अशोका था? देखो देखो उसको, वो तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये फटाक से, क्योंकि इसका नाम तो आया ही नहीं, इसका नाम भी ना है, इसका नाम भी ना है, तो आंसर यही होगा, क्योंकि ये प्रश्न में है तो यही आंसर होगा, पैसेज में यही है। अगला देखो, द मुगल प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ, ठीक है ये प्रश्न। अभी हमें प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, क्या कहा? टारगेट बना लो, कॉपी के पीछे लिख लो, प्रश्न को कॉपी के पीछे लिख लो। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं कि मुगल प्लांटेड मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ हिनान इन, ऐसा करके एक प्रश्न है। कश्मीर, कर्नाटका, केरला और कन्याकुमारी, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। कश्मीर है, कर्नाटका है, केरला है और कन्याकुमारी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। मैग्निफिसेंट एवेन्यू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैग्निफिसेंट एवेन्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं पैसेज पर। ढूंढो मैग्निफिसेंट एवेन्यू कहां पर है, देखो अपना प्रश्न में। देखो मैं तो डायरेक्टली स्कैन कर लिया, मेरे को मिल गया, लेकिन तुम्हें जब नहीं मिलता है मैं ढूंढ के बता रहा हूं। यहाँ ढूंढना शुरू किया मैंने सरसरी निगाह से, मैग्निफिसेंट एवेन्यू वाली बात, मुगल एम्परर वाली बात, मुगल तो यहाँ पर आया है, पर वो देखो आगे क्या अपना मैग्निफिसेंट एवेन्यू वाली बात आई है कि यहाँ नहीं आई है। फिर नीचे चलो, मैग्निफिसेंट एवेन्यू यहाँ भी नहीं है, यहाँ ढूंढो, यहाँ पे मैग्निफिसेंट एवेन्यू नहीं है। आगे चला तो देखो यहाँ पर आ गया मैग्निफिसेंट एवेन्यू, मिल गया, मिल गया। अच्छा ये कहां से शुरू है? ये कहां से शुरू है? यहाँ से। It was only the Kashmir. It was only in the Kashmir that they showed some performance of the planning to planted magnificent avenue of chinar along the bank of the river. ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको खाली भाई एक नाम आ रहा है जो हमारे पास ऑप्शन में था, क्या है? कश्मीर। यहाँ पर कर्नाटका भी नहीं है, यहाँ पर जो और जम्मू और जो भी नाम लिख रखे थे वो ऑप्शन कौन से भी नहीं है, खाली मानी कश्मीर अपना ऑप्शन है, खाली मानी कश्मीर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये हो गया अपना कश्मीर वाला, तो आ गया, इसमें क्या आ जाएगा? कश्मीर। क्योंकि केरला नाम आया था क्या वहां पर? क्या कर्नाटक आया था क्या? ये आया था क्या? नहीं आया था, तो आंसर कश्मीर ही बनना। अगला अशोका, देखो गार्डनर, ठीक है। ये तो देखो पढ़ने वाले बच्चे इसका आंसर तो ये निकाल देंगे। क्या वो गार्डनर था क्या? गार्डनर मतलब कौन होता है? माली। अच्छा देखो अगला कहां पर? ये बना इंडियन मोनार्क। क्या वो इंडियन मोनार्क था क्या? राजा था, फांसी राजा। अच्छा इंडियन फिल्म एक्टर, क्या फिल्म एक्टर था क्या? क्या नॉन ऑफ दिस कोई नहीं था क्या इनमें से? राजा था क्या? बल्ब था, है ना? एक फेमस एम्परर था वो, इंडिया का एक फेमस एम्परर था, तो ये आएगा इंडियन। क्लियर है? ये हमने आसानी से निकाल दिया। बात पीछे समझ में आ गई? पीछे पीछे बच्चों को समझ में आ गई? अखिलेश पीछे समझ में आ गया? चल आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। विच प्लांट पर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम, ये आ गया। रिवर ऑफ झेलम के बैंक पर कौन से प्लांट को लगाया गया था? ये चलो फिर से वही प्रश्न, ये जो हमने अभी आंसर निकाला ना, वहीं पे लिखा हुआ है इवेंट चिना अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। हमने ऑप्शन पढ़ो, ये लिखा हुआ उसमें, ऑप्शन में ये लिखा हुआ, ठीक है। ये ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अगला देखो, अगला है देखो, एट प्रेजेंट ओवर रोड्स आर प्लांटेड बाय, देखो एट प्रेजेंट वर्तमान में ओवर रोड्स आर प्लांटेड बाय, रोड जो उसको प्लांटेड किया गया किसके द्वारा बेटा? एसडीओ के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, ठीक है। अब चलो पैसेज के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा कहीं कहीं, देखो यहाँ से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मिल गया? ठीक है, मैं ढूंढने का काम करता हूँ, देखो बेसिक में ढूंढने का काम करता हूँ। देखो शुरू से ढूंढते हैं कहाँ
यहाँ पर है, हमें नहीं पता है, यहाँ से देख लो प्लांटेड वॉज, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर प्लांटेड प्लांट ओवर नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट हाईवेज अर्जेंट एंड इट्स प्रेजेंट रोड्स आर प्लांटेड बाय पीडब्ल्यू, ठीक है, 8% ऑफ रोड्स आर प्लांटेड बाय पीडब्ल्यू, यानी वर्तमान में पीडब्ल्यू के द्वारा रोड को प्लांटेड किया गया। क्लियर है? वो पीडब्ल्यू था ऑप्शन में। इस टाइप से हम सारे पेसेज को निकाल सकते हैं, सारे पेसेज का आंसर हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? कैसे करेंगे? हमें पेसेज को सुनो, ओवरव्यू करना क्या, अनसिन पेसेज को सोल्व करने के पीछे हमें कौन सी अप्रोच रखनी है, हमें करना क्या है। देखो सबसे पहले पेसेज को कोई नहीं पढ़ेगा, अनसिन पेसेज को कोई पढ़ेगा नहीं। किसको पढ़ना है? प्रश्न को। हर एक प्रश्न को कितनी बार पढ़ना बेटा? 3 बार। प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन को कितनी बार पढ़ना है? 3-4 बार। जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगा उस प्रश्न से रिलेटेड, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, और जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा उतना बेहतर तरीके से आप आंसर रिप्लाई कर पाएंगे। इतना समझ में आया? चलिए, और प्रश्न को पढ़ के वो लाइन मैच करनी है, जहां पर लाइन मिल रही है वहां पर हमारा आंसर बन जाएगा, जहां पर लाइन से लाइन मैच हो रही है वो शब्द हमें दिखाई देगी, हमारा आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद और बात करते हैं, और क्या आ सकता है? सुनना, ये तो सिंपल सा पैसेज था, बहुत सिंपल था, आसानी से बन गया। इसके अलावा कुछ और आ सकता है जो मैं बता दूं। देखो, एक तो होता है वोकैबुलरी रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वोकैबुलरी बेस्ड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आएगा। 2 पैसेज आते हैं, 2 में से किसी एक पैसेज में तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें हमें किसी शब्द का नाउन पूछेगा, जिसमें किसी शब्द का एडजेक्टिव पूछेगा, जिसमें किसी शब्द का एडवर्ब पूछेगा। इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड फॉर्मेशन। कैसे हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, यह मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आप जो YouTube पे देखने वाले हैं तो इनके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, समथिंग 15-20 मिनट का वीडियो होगा। अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन समझना है, कैसे हम नाउन समझते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडजेक्टिव है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडवर्ब है, बहुत शानदार वीडियो है। मैंने सारे वर्ड फॉर्मेशन वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको समझा रखा है, बहुत ही आसान तरीके से आइडेंटिफाई करना भी समझा रखा है कि नाउन होगा कैसे सब पहचानेंगे, एडजेक्टिव होगा कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब होगा कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लिखेंगे किसी वर्ड का नाउन एडजेक्टिव, बहुत आसान है, वो कर लेना। एक होता है सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना किसी वर्ड का, जैसे अगर इसी में से हम बात कर ले, जैसे मोनार्क आया था ना, ये मोनार्क, ये बोलते कि व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ एम्परर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एम्परर का सिमिलर वर्ड क्या है पैसेज को, तो मोनार्क होता है। एम्परर का मतलब भी राजा होता है, मोनार्क का मतलब भी वही होता है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? चलो और भी कुछ बता दूं मैं, जैसे कि कोई और शब्द आ गया, जैसे कि यहाँ से ढूंढने का काम करते हैं, तो ऐसा तो मेरे को कोई वर्ड ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ, क्या देखना था मैं, जैसे बाय द वे प्लांटेड है ना, ये प्लांटेड वर्ड लीजिए और बोलते हैं कि गिव द नाउन फॉर्म प्लांटेड। प्लांटेड का नाम सुन दो तो क्या करना पड़ेगा? प्लांट लिखना पड़ेगा, माय प्लांट, ऐसा फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए, अनसिन पैसेज में यही आता है, आपको समझ में आया होगा कैसे हम अनसिन पैसेज को सोल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।